देश की ऐसी कोई बदनामी की व्यवस्था ना बनाए जिसके कारण कि किसानों को भी शर्मिंदा होना पड़े और देश के लोगों को भी शर्मिंदा होने पड़े, क्योंकि हम अपना गला तो किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे। क्या पहले केरल का नारियल नहीं आ रहा था? केरल का नारियल पूरे देश में जा रहा था, यूपी का आम पूरे देश में जा रहा था, कश्मीर का सेब पूरे देश में जा रहा था। बिल्कुल आके कोई नया नहीं करा। देश का किसान यहाँ हजारों लाखों की तादाद में जब ट्रैक्टर से रैली करेगा और तिरंगे के साथ करेंगे, ना तो आप पानी की बौछारें डाल पाएंगे उस समय और ना आंसू गैस के गोले दाग पाएंगे तिरंगे के ऊपर। बीएसएनएल कंपनी थी, आज वो खत्म हो गई। जब से प्राइवेट कंपनीज आई हैं, बीएसएनएल कंपनी, एयरटेल कंपनी आई, टाटा डोकोमो आई, पहले तो अच्छे प्लान दिए बीएसएनएल से उन्होंने, फिर आराम से जब बीएसएनएल का अंत हो लिया, वो अपने मन चलाए प्लान दे रही है। बोल रहे हम अपना घर बेच के इस आंदोलन को चलाएंगे और ये बोल रहे हैं वहाँ विदेश से फंडिंग हो रही। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों। भाजपा में काम करा हुआ कार्यकर्ता हूँ, मैंने किया और सालों से किया। मैंने आज तक दूसरी पार्टी को वोट नहीं किया। ये भाजपा नहीं हो गई, अब वो भाजपा हो गई, खा रही है लोगों को। इस बिल से पहले तक काम किया था, विधानसभा में किया, लोकसभा में किया इनका, और इसने ये स्थिति पैदा कर दी। अब समझ में हमें भी आ गया कि ये सिर्फ बदनामी की राजनीति करते हैं। कोई अगर खड़ा हो रहा है इनके खिलाफ तो उसको बदनाम कर दो और बैठा दो। आज मैं बोल रहा हूँ कि इनके विरोध में और कभी जीवन में इस पार्टी की तरफ मुंह मोड़ करके नहीं देखूंगा। हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ एक फार्मर है। हम उनसे बात करेंगे आज की मीटिंग जो होने वाली है उस पर क्या लगता है कि आज क्या फैसला निकले। देखो जी, उम्मीद तो बहुत है, आगे भगवान जाने। मौसम ठंड का बहुत है और इतने दिन लोगों को परेशान होते हो गए हैं। अब देखो क्या होता है। उम्मीद तो है आज की, उम्मीद है आज की। लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, लग नहीं रहा है कि वो मानते हुए नजर आ रहा है। ये बात तो मानने की है, ये बात तो लग रही है। अब इतनी सर्दी भी है और तकरीबन जो है 60 किसान जो है शहीद हो चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पे डटे हुए हैं। डटे रहेंगे, जाएंगे नहीं। हम जाएंगे तो कोई अपना निपट के जाएंगे, नहीं तो मरेंगे तो यहीं मरेंगे। आरिया पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। क्या लगता है सर आज जो है मीटिंग है उसमें क्या फैसला निकलेगा? देखिए, सरकार जैसे अब तक रवैया अपनाती रही है कि कैसे करके इस आंदोलन को लंबा खींचा जाए और उसमें किसानों के हौसले टूट जाएंगे, सरकार की सोच ये शायद गलत है। आपने देखा होगा, अब से पहले सरकार ने क्या किया है, कभी इनको आतंकवादी बताया है, कभी खालिस्तानी बताया है, कभी इनको माओवादी बताया है। क्या आपको नहीं लगता ये जो लोग यहाँ दिख रहे हैं, आपको इनमें कोई आतंकवादी नज़र आता है? ये जो सरकार है, ये जो जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है, वो इसलिए दे रही है ताकि इनका मनोबल टूट जाए, आम पब्लिक जो है वो इनकी तरफ शक की नज़र से देखे। फिर वो कहती है कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन ये पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले बहुत आंदोलन हो चुके हैं। मेरठ में 42 दिन कमिश्नरी पे बाबा टिकैत के उसमें आंदोलन रहा था। किसानों ने अपने खाने की व्यवस्था वहाँ स्वयं की थी, किसी से फंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या तब ये बातें आई कि फंडिंग कौन कर रहा है? उसके बाद में आपने भी देखा, वोट क्लब पे 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। कितने दिन वो आंदोलन चला था? क्या तब जो है कहाँ से फंडिंग हो रही थी? तब भी किसान अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे थे। लेकिन जब मीडिया इतना बायस्ड नहीं था ना, मीडिया तो न्यूट्रल था, वो एक मतलब पक्षपात ही नहीं था। अभी हम उसी पे मैं आना चाह रहा हूँ। अभी भी जो अभी ये आज आंदोलन चल रहा है, हाँ, पहले मैं उसी पे आ रहा हूँ। उस वक्त कौन सा विपक्ष का ऐसा नेता नहीं था जो उस मंच पे ना आया हो? चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उस मंच पे आए थे, उस मंच को साझा किया था। उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि ये विदेशों से फंडिंग है, या जो है ये लोग आतंकवादी हैं, या ये लोग जो है माओवादी हैं। तो इस वक्त जो आ रही है, तो इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जो ये मीडिया है इसका मिसयूज कर रही है सरकार, वो अपने ही लोगों को आतंकवादी बता रही है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ये है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग आतंकवादी हैं तो फिर सरकार जो वार्ता कर रही है, आज 9वें दौर की वार्ता है, वो किससे कर रही है? क्या आतंकवादियों से कर रही है क्या? अगर ये जो लोग हैं इन्हीं के प्रतिनिधियों से तो कर रही है। जो लोग यहाँ नहीं है कि उनके प्रतिनिधियों से तो नहीं है ना। जो लोग यहाँ जमे हुए हैं, जितने भी किसान नेता हैं, उन्हीं से वार्ता कर रही है। क्या वो आज जो मीटिंग है उसमें क्या लगता है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा या ऐसे ही चलता? कोई निष्कर्ष नहीं। क्यों? उसका निष्कर्ष ये नहीं इसलिए नहीं निकलेगा
जैसा मैंने अभी बताया कि सरकार इसको खींचना चाहती है, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता बदनाम कर रही है, लेकिन सरकार को ये पता नहीं है ये आहिस्ता आहिस्ता बदनाम नहीं हो रहा, ये संगठन मजबूत होता जा रहा है। इसमें जो लोग पहले से इसको नहीं समझ रहे थे, जो सरकार के द्वारा उसके प्रचार तंत्र के द्वारा गुमराह कर रखे थे कि ये किसानों के हित में है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हैं, आप सरकार की जिस भी संस्था से हैं उसकी तनख्वाह लेते हैं, आप यहाँ आए हैं, अगर वो आपकी जो यहाँ से जो वीडियो बनाएंगे, जो भी आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे, अगर उस पर इनकम नहीं आएगी, क्या आपकी कंपनी आपको तनख्वाह देगी? नहीं देगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या जो प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा, क्या वो कोई रेट देंगी? नहीं देंगी। जो अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सीधी सीधी एक तरीका है किसान जो व्यापारी वर्ग, जो छोटा व्यापारी वर्ग है, उसके हाथ से किसान के बिजनेस को निकाल के बड़े पूंजीपतियों का, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या XYZ कोई और हो, उनके हाथ में देने का। जब ये बिजनेस उनके हाथ में चला जाएगा तो जितने भी अभी एक बात मैं बीच में और कह दूं, अभी तक लोग इसको समझ रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है और इसका नुकसान किसानों को होगा। किसानों को नहीं, हर आम व्यक्ति को इसका नुकसान होने वाला है। जो लेके आम उपभोक्ता है, जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उससे लेके और जितना भी मध्यम वर्ग का परिवार लोग हैं, वो सब प्रभावित होने वाले हैं। कैसे? जैसे मैं सर क्या लगता है आज की मीटिंग का क्या कुछ निकलेगा, मामला हल होगा या नहीं? देखिए, तानाशाही है, वो तानाशाही तो चलेगी जहाँ तक है। आज ये जो बात आएगी तो ये बोलेंगे राज्य सरकार के हाथ में हम छोड़ते। जहाँ तक हमें लगता है एक अंदाज़ा कि राज्य सरकारें चाहे तो लागू करें, चाहे तो नहीं लागू करें, लेकिन सही मायने में पूछा जाए अगर ऐसी बात आती है तब भी ये गलत बात होगी, क्योंकि कानून जो बन चुका है वो कोर्ट के माध्यम से ही हल होता है। तो अगर ये काले कानून जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। मुझे लग रहा है कि जब तक ये 26 जनवरी नहीं आएगी और किसान परेड करने के लिए नहीं निकलेंगे तब तक मोदी जी नहीं मानने वाले हैं। और मोदी जी से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था, देश की ऐसी कोई बदनामी की व्यवस्था ना बनाए जिसके कारण कि किसानों को भी शर्मिंदा होना पड़े और देश के लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि हम अपना गला तो किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे। देश का किसान यहाँ हजारों लाखों की तादाद में जब ट्रैक्टर से रैली करेगा और तिरंगे के साथ करेंगे, ना तो आप पानी की बौछारें डाल पाएंगे उस समय और ना आंसू गैस के गोले दाग पाएंगे तिरंगे के ऊपर। तो उस समय किसी भी हालात में जब परेड पे और पूरी दिल्ली का घेराव होगा, उस समय मोदी जी को झुकना पड़ेगा, ये तानाशाही खत्म करनी पड़ेगी। क्या लगता है जो 26 जनवरी की चेतावनी है परेड वाली, इतनी आसानी से सरकार जाने देगी आप लोगों को? देखिए, ये अगर हिटलर भी होता तो भी वो अगर देश का तिरंगा हम कह रहे हैं कि सीने पे लगाएंगे और पीठ पे भी लगाएंगे और हाथ में भी तिरंगा है, अगर उसके तिरंगे के बाद भी अगर गोलियां चल जाती है, लाठियां चल जाती है, पानी की बौछारें चल जाती है, तो क्या जनसमूह, क्या प्रदेश, क्या स्टेट, क्या जिले, मैं बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में आग लग जाएगी, आग में ये झोंक देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अगर 26 तारीख तक ये नहीं माने तो ये मान के चलिएगा कि गद्दी से उतरना तय है इनका। क्या लगता है आपको कि आज की जो मीटिंग है, आप कहाँ से आए? मैं भी मध्य प्रदेश से जी, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश में तो किसानों के हालात अच्छे हैं। नहीं, किसने बोला? ये मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ही नहीं। हमारी बसें आई हैं बहुत सारी, पुलिस वालों ने टोल टैक्स पे रोका हुआ है हमें, 10-10 हज़ार का हमने जुर्माना दे के आए हैं यहाँ पे। अभी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं लोग और जी, और आ रहे हैं हमारे और लेने गए हैं 26 जनवरी के लिए परेड। बिल्कुल, परेड निकलेगी, इंडिया गेट पे तिरंगा लहराएगा। 400 से 500 ट्रैक्टर हमारे वहाँ से निकलेंगे। और कहाँ पे रोके हुए अभी? देखिए, अभी तो हम यहाँ पे कुछ यहाँ है पलवल बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और राजस्थान के वहाँ भी कुछ लोग निकले हुए, तो 7 से 8 हज़ार किसान वहाँ आ चुके हैं वहाँ से। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बाहर यहाँ सुनने को मिल रहा हरियाणा के किसान हैं, पंजाबी हैं और यहाँ से फंडिंग हो रही। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ कोई इसी प्रकार की बात नहीं, सब हमारे गाँव के उत्तर प्रदेश के किसान, संगठन से जुड़े किसान सब ला के, कोई मूंगफली ला रहा है, कोई काजू ला रहा है और काजू का गुड़ ला रहा है। तो इससे हमारे यहाँ पैदा अगर काजू हो रही है तो हम खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे?
चलाएंगे भाई? अडानी अंबानी के लिए पैदा कर रहे हैं क्या? और ऐसा दान कर रहे हैं लोग। हम कह रहे हैं कपड़ा दान लेकर जो भी जिससे जो बन रहा है, 4 रजाई ले आया, 4 गद्दे बनवा के ले आया, और लोग कह रहे हैं कि हमारा घर बिक जाए तो बिक जाए। लेकिन इस आंदोलन को हम चाहे 2024 नहीं 25 भी चलेगा तो हम चलाएंगे और लगाएंगे। घर में ओढ़ने को हो या ना हो, लेकिन जो किसान ठंडी में बैठे हुए हैं उनके लिए वो 1-1, 2-2 रजाइयाँ बनवा के ला रहे हैं और यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं कि फंडिंग हो रही बाहर से। अरे जो भी अगर ऐसी बात कह रहा तो यहाँ आके देखे धरना स्थल पे, तब उसको मालूम पड़ेगा कि कहाँ से फंडिंग हो रही। कैसा किसान ये बोल रहे हैं हम अपना घर बेच के इस आंदोलन को चलाएंगे, और ये बोल रहे हैं विदेश से फंडिंग हो रही। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? क्या आपका क्या नाम? मेरा नाम कुणाल सिद्धू है। कितनी एज है आप? मेरी 16 साल है, अभी 16 का क्या हूँ। करते हैं? अभी 11th क्लास में, अभी तो स्टूडेंट ही हूँ। तो आप भी किसान के साथ? जी बिल्कुल जी, किसान पुत्र हूँ, किसान के सपोर्टर में रहूंगा, बिल्कुल अंत तक रहूंगा यहाँ। जी ये बताओ, ये आम जनता को पागल बना सकते हैं पर किसान को पागल नहीं बना सकते। जो किसान बिल है, कृषि बिल है, तीनों आपको समझ में आते? बिल्कुल। क्या क्या है? पहला है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फार्मर कैन प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। पहले बिल में ये लिखा गया है कि किसान अपनी उपज को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। क्या पहले केरल का नारियल नहीं आ रहा था? केरल का नारियल पूरे देश में जा रहा था, यूपी का आम पूरे देश में जा रहा था, कश्मीर का सेब पूरे देश में जा रहा था। इस बिल को लाकर कोई नया नहीं करा, बल्कि ये प्राइवेट मंडियां लिया है। प्राइवेट मंडी से क्या होगा, जब एपीएमसी जो गवर्नमेंट मंडी है उनमें कोई आना जाना नहीं होगा, जब प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी सब जगह वो बंद हो जाएंगी, फिर उस एमएसपी का कोई फायदा नहीं होगा। जो एमएसपी लगा रहे हैं एपीएमसी, हम तो एमएसपी का कोई पॉइंट नहीं दिया, ये पॉइंट तो एमएसपी रहेगी, वो सिर्फ एपीएमसी में रहेगी। प्राइवेट मंडियां जब आ जाएगी एपीएमसी बंद हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या पहले कोई बड़ी कंपनी आकर हमारे पास आकर वो कहती है कि भैया हम आपकी गेहूं को 2800-2900 पे ले रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी कहती तो क्या आप मना कर देते? नहीं करते, तब भी देते। तो इस बिल को लाके उसने क्या करा, अभी परमानेंट कर दिया कि भैया एपीएमसी खत्म करनी है। इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है बीएसएनएल कंपनी। बीएसएनएल कंपनी थी, आज वो खत्म हो गई। जब से प्राइवेट कंपनीज आई हैं, बीएसएनएल कंपनी, एयरटेल कंपनी आई, टाटा डोकोमो आई, पहले तो अच्छे प्लान दिए बीएसएनएल से उन्होंने, फिर आराम से जब बीएसएनएल का अंत हो लिया वो अपने मन चलाए प्लान दे रही हैं। अब उन्होंने रिचार्ज 300 से 600 कर दिया। पहले शुरुआत में जियो ने 2-2 साल फ्री सिम भी बांटे थे, फ्री डाटा भी दिया था। अब वो 1.5 GB कर दिया, 600 का अब कर दिया। आने वाले टाइम में अगर 1000 का भी रिचार्ज कर देंगे तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, वो मनमर्जी चलाएंगे। ऐसी प्राइवेटाइजेशन में होगा, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और जब एपीएमसी बंद हो जाएंगी वो अपनी मनमर्जी के रेट देंगी। और सबसे जो बुरी चीज़, सबसे जो बुरा एक्ट है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जो तीसरा लॉ है। उसमें क्या था, पहले सरकार ने ये करा कि जो बोर्डिंग कर लेते थे, जो स्टोरेज कर लेते थे, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी करते थे उसके लेकर, तो सरकार ने एक एक्ट लगा दिया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। उस बिल में क्या होता था कि कोई भी एक स्टोरेज की लिमिट होती थी कि उससे ज़्यादा कोई भी स्टोर नहीं कर सकता। अब उस स्टोरेज को हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या प्रॉब्लम हुई कि अब व्यापारी हैं, अडानी की बड़ी, इस बिल के आने से पहले हरियाणा में बड़ी बड़ी स्टोरेज बननी शुरू हो गई इसकी, बिल के आने से पहले। अब उनकी बिल में जब वहाँ पे स्टोरेज में जब गेहूँ जाएगी, मुंजी जाएगी, अब अगली बार कंपनी वाले आएंगे, कंपनी वाले कहेंगे जी हमारे पास तो ऑलरेडी स्टोरेज है, अगर आपको 1400-1500 में देनी हो तो दो, वरना हमारे पास तो स्टोरेज है, हमें ज़रूरत नहीं है। किसान को अपनी उपज देनी पड़ेगी मजबूरन। तो ये देखिए, ये इनकी उम्र 16 साल है और जो भाजपा या आईटी सेल कह रहा है कि इनको वर्गलाया गया, क्या आपको लगता है इनको वर्गलाया गया? जिस तरीके से इन्होंने बिल को एक्सप्लेन किया और उसके नुकसान फ़ायदे सब बताए, उसके बाद क्या लगता है कि ये लोग जो हैं या ये लोग हैं, किसान लोग जो हैं, वो लोग वर्गलाए हुए हैं? अगर अपोजिशन में इतना ही दम होता वर्गलाने का तो वो फिर सत्ता से जाती कि वो अपनी तरफ वोट के लिए वर्ग। जी बताए। भाजपा की जैसी बात बोली तो मैं भाजपा में काम करा हुआ कार्यकर्ता हूँ, मैंने काम किया और सालों से किया। मैंने आज तक दूसरी पार्टी को वोट नहीं किया। अगर भाजपा की बात कर रहे हैं आप, तो ये भाजपा नहीं हो गई, अब वो खाजपा हो गई, खा रही है लोगों को। ये हो गया, मेरा खुद की जमीन है, मैं बैठा हूँ आज तक, मैं बोल रहा हूँ अभी तक मैंने काम किया था, इस बिल से पहले तक काम किया था, विधानसभा में किया, लोकसभा में किया इनका, और इसने ये स्थिति पैदा कर दी भाई किसानों के साथ। और ये बिल में ये अलग लग रहा है, स्पष्ट लग रहा है कि आप वापस क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि इनसे जो साझेदारी आपकी हुई है तो बदनाम कर रहे हैं। ये मात्र अब समझ में हमें भी आ गया कि ये सिर्फ बदनामी की राजनीति करते हैं। कोई अगर खड़ा हो रहा है इनके खिलाफ तो उसको बदनाम कर दो और बैठा दो, और ये बैठाने का काम कर रहे हैं। और इसी के कारण आज मैं बोल रहा हूँ कि इनके विरोध में और कभी जीवन में इस पार्टी की तरफ मुंह मोड़ करके नहीं देखूंगा। मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। तो देखिए, जो ये पहले भाजपा में रह चुके हैं, लेकिन इनको अब समझ आ रहा है कि जिस तरीके से सरकार
सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। जो उन्होंने सपने दिखाए थे, जो उन्होंने बाग दिखाए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो सब एक ढकोसला था। और असल में हकीकत क्या है, वो पूंजीपतियों के लिए काम करना है। कहेंगे कि जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहे और 26 तारीख को जो है परेड देखने को मिलेगी हमें लाल किले पे। कैमरामैन वैभव के साथ गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।